हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को विद डिटेल एनालिसिस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है सॉल्व कराया जाए। और आपको ऑलरेडी हम लोग जो है 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर रन कर रही है, जिसमें हम लगातार जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है MCQs यहाँ पर आपके CUET और SAU, आपके साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और आपके JMI के लिए करवा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट्स। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या प्रोपोगेट करती है? क्या ये इनकरेज करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, या फिर इनकरेज करती है सिर्फ एक्सपोर्ट को और आपके डिस्करेज करती है इंपोर्ट को, या फिर आपका डिस्करेज करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को, या फिर डिस्करेज करती है आपके एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को? तो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म थी, ये आपके 16 to 18 सेंचुरी तक ये जो है फेमस रही थी। और इस टाइम में ये मतलब बात आपकी करती थी कि जो है वर्ल्ड का जो वेल्थ है दैट इज़ स्टैटिक इन नेचर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और वेल्थ से ही हम नेशन का पावर जो है बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये जो है फोकस करता था आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन पे और इंपोर्ट जो है सब्स्टिट्यूशन पे। यानी आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात करता था कि आप लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बाई टैरिफ एंड कोटाज को के थ्रू जो है ये इंपोर्ट को क्या करता था, लिमिट करने की कोशिश करता था। तो मर्केंटिलिज्म जो आपका थॉट था, याद रखिएगा, ये डोमिनेंट था आपके इकोनॉमिक सिस्टम 16 और 18 सेंचुरी के आसपास। और इसमें नेशन के वेल्थ को ज़्यादा क्रिएट करने पे फोकस किया गया था। कैसे? आपके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करके और आपके इंपोर्ट को रिड्यूस करके। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर? तो मर्केंटिलिज्म की जो थ्योरी थी वो इस पे काम करती थी कि कोई भी टैक्स आपके रॉ मटेरियल्स पे नहीं लगाया जाता था। अगर रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट हो रहा था तो उस पर कोई भी टैक्स ये लोग नहीं लगाते थे। पर जबकि वही रॉ मटेरियल अगर फिनिश्ड गुड के रूप में अगर आता था तो उस पर ये लोग हाई टैक्सेस को इम्पोज करते थे। ठीक है, ओके। और कोई भी नो यूज़ ऑफ फॉरेन शिप फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन शिप का यूज़ नहीं करते थे फॉर फॉरेन ट्रेड। ठीक है। और कोई भी टैक्स आपके एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया जाता था, क्योंकि इनका सोल मोटिव ये था टू कलेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड को कलेक्ट करके पावरफुल बनना। इसी वजह से ये जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे और इंपोर्ट को नहीं चाहते थे कि हो जाए। ठीक है। तो ये इन्होंने याद रखिएगा कि बैन करके रखा था बहुत सारी ट्रेड, जो आपकी कंट्रीज़ होती थी जिनके बीच में ट्रेड होता था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को बैन करके रखा था। ठीक है। अगर आप अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को, तो इस पर वो टैक्स इम्पोज करते थे। जबकि अगर फिनिश्ड गुड तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये अच्छा मानते थे और जो है आपके रॉ मटेरियल्स को जो है एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगाते थे, जबकि फिनिश गुड पे टैक्स नहीं लगाते थे। ठीक है। कोई भी प्रीशियस मेटल का एक्सपोर्ट करने से पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मनाही थी। मतलब आपके कोई भी प्रीशियस मेटल्स जैसे आपके सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है आपके एक्सपोर्ट नहीं करना था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ होम इंडस्ट्री को ग्रो करने पे जो है फोकस किया था आपके थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके पुरानी जो है थ्योरी थी। और एक तरीके से इसको प्रोटेक्शनिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन करते थे अपने जो है अपने कंट्री का जो आपका मार्केट था एक्सपोर्ट से, कि आप ज़्यादा आपके ज़्यादा इंपोर्ट ना हो जाए, जिससे कि मार्केट में जो आपके देश का माल है वो जो है बिक ना पाए। तो इसी वजह से इंपोर्ट को ये नहीं डिस्करेज करते थे। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंडर विच कर्व द टोटल एरिया ऑफ डिफरेंट पॉइंट विल बी द सेम। आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा केस होता है जहाँ पर कि आपका डिफरेंट एरिया क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप दो केसेस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप देखते हो। एक आपका जो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि इसके केस में भी आपका जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और आपके जब आप इलास्टिसिटी 1 देखते हो ना, जहाँ पर उस केस में भी आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप बनता है, यानी जो एरिया देखिए ये वाला एरिया दोनों क्या रहेगा, सेम रहता था, है ना। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा शेप है जहाँ पर टोटल एरिया आपका क्या होता है, सेम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन प्रोड्यूसर changes a lower price in the world market than home market, he is said to be dash in the world market।
देखिए यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है लोअर प्राइजेज इन वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा प्राइजेज नहीं चार्ज कर रहा है और आपके होम मार्केट में जो है ज़्यादा प्राइजेस पे बेच रहा है, तो ये डंपिंग होता है। डंपिंग के केस में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी फॉरेन के मार्केट में सस्ते दर पे जब बेचते हैं, यानी आपके लो प्राइजेस पे जब सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डंपिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डंपिंग। डंपिंग में जैसे चाइना अक्सर करता है कि अपने जो उनके माल होते हैं उसको हमारे इंडियन मार्केट में सेंड करता है और अपने मार्केट के कंपैरेटिवली उसको कम दाम में इंडिया के मार्केट में बेचता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे मार्केट को कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डंपिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसी वजह से आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि 2016 का पेपर था तो इन्होंने 2016 का 17 का डेटा पूछा है कि आपका बजट एस्टिमेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या था, ठीक है, 2016-17 में परसेंट ऑफ जीडीपी, तो ये 3.5 था। तो इस ईयर का भी आप जो है 22-23 का भी याद कर लीजिएगा और 21 और 22 का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस डेटा को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो उस समय आपका 3.5 था, क्लियर। तो आगे अगर हम बात करें 2000 जो 22-23 का डेटा है जिसमें आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि आपके 6.4% जो है ऑफ जीडीपी, ठीक है, 6.4% ऑफ जीडीपी, याद रखिएगा कि ये 2022 और 23 का जो है एस्टिमेट है कि इतना आपका रहने वाला है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने आपके 2022-23 के लिए जो है आपके रेवेन्यू, ये फिस्कल डेफिसिट है, और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो एक्सपेक्टेड उन्होंने बताया है कि आपके 2.9% रहेगा, जबकि ये जो है आपका डेटा 2023 और 24 के लिए उन्होंने बोला है कि 23-24 के लिए जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है वो 2.9% होगा। पर जो है आपका याद रखिएगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपके 2022 और 23 के लिए जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट रहा था वो 4.1% के आसपास रहा था, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 2022-23 4.1% था और ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस बार ये 2.9% रहेगा। जबकि फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 6.4% आपका एस्टिमेट किया गया है आपके बजट में, ठीक है। जो आपका रिवाइज एस्टिमेट आया था इसमें ये बताया गया है कितना रहने वाला है, 6.4%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले से बढ़ गया है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ़्ट, जब आपका लेफ़्ट होता है तो क्या ये आपका नेगेटिव स्क्यूड होता है, पॉजिटिव या फिर सिमेट्रिकल, या फिर आपका सिमेट्रिकल स्क्यूड या फिर सिमेट्रिकल इन नेचर। तो याद रखिएगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट स्क्यूड होता है, ठीक है, लेफ़्ट स्क्यूड, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव स्क्यूड भी कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव कहते हैं। अगर आपका यही राइट हो जाए तो राइट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। राइट से याद रखिएगा पॉजिटिव और लेफ़्ट से याद रखिएगा नेगेटिव, क्लियर। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, और आपका यहाँ पर मीन होता है, ठीक है, यहाँ पर मीन, यहाँ पर उसके बाद मीडियन, और फिर ये मीडियन लिख लीजिएगा, और फिर आपका मोड होता है, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट स्क्यूड है जिसको नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आपके राइटली स्क्यूड जो होता है जिसमें पॉजिटिव स्क्यूड भी कहा जाता है, उस केस में आप देखोगे कि आपका जो डेटा में मोड है दैट इज़ ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर आपका थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है पर मैं कोशिश करती हूँ कि सही बन जाए। यहाँ पर जो आपका ये इस तरीके से होगा जहाँ पर आप देखोगे कि मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन, फिर आपका सबसे कम क्या होता है, मीन होता है। तो ये आपका राइट स्क्यूड है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर मोड होगा, फिर यहाँ पर आपका मीडियन होगा, और फिर यहाँ पर आपका मीन होगा, ठीक है, ओके। तो ये राइटली स्क्यूड डेटा है आपका, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका लेफ़्ट होगा तो नेगेटिव, अगर यहीं पर राइट अगर पूछता तो पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज होता है वो आपका -1 to +1 होता है। -1 to +1 आपका रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैट्रिक्स ए सेट टू बी आइडमपोटेंट इफ़, आइडमपोटेंट में कब होता है, जब आपका ए स्क्वायर करते हैं तो वो ए के बराबर ही आए, दैट इज़ आपका आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, क्लियर, याद रखिएगा इसको। जैसे अगर एग्जांपल ले आप ये ले लीजिए 1 0 1 0, सॉरी
यहाँ पर भी 0 ले लीजिए और AC सेम A से ही ये आपका A का वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखोगे कि आपका 1 0 0 0 यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, A इंटू ए इक्वल्स टू किसके बराबर, A के बराबर है ना। तो ये जो है आइडेम्पोटेंट आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसी वजह से आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़। ईजी है आपका। स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका -i इस तरीके से आपका बिहेव करता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये अगर आप इस तरीके से है तो आपका -ji आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट बनेगा। क्लियर। तो आप अगर इसको लिखना भी चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। ठीक है, आपका ये भी जो है स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है फॉर्मूला होता है। जैसे अगर एग्जांपल दे दे कि A इज़ इक्वल्स टू 0 2 -2 0। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज इसका निकालो। ठीक है, ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 -2 2 0। ठीक है, ये आपका आएगा। दैट इज़ आपका आप कह सकते हैं कि ये आपके 8 इसके बराबर है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये भी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर। ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है। गिवन सीक्वेंस ए एन, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है एन टेंस टू बी इन्फिनिटी द सीक्वेंस विल बी। ये सीक्वेंस किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके बिजली डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटेड दोनों होगा। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आपका जो होगा डी वाला होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू एवरेज यूटिलिटी एट अ टाइम व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज़। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपके इक्वल्स टू एवरेज यूटिलिटी होती है तो एवरेज यूटिलिटी का क्या केस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि जो है आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और आपके फिर बाद में जो है रेट उसका डिमिनिश होता है। और जहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, TU जहाँ मैक्स होता है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जहाँ पर याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके एवरेज यूटिलिटी जहाँ पर मैक्स होती है मैक्सिमम, वहाँ पर आपके मार्जिनल यूटिलिटी उसको क्या करता है, टच करता है, यानी वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या बनता है, सेकंड वाला बनता है। ठीक है, यहाँ पर जब आपके मार्जिनल यूटिलिटी आपके बराबर होती है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है आपके एवरेज यूटिलिटी के, उस केस में आपका एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, मैक्स पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एनालिसिस एंड द प्रिंसिपल ऑफ AC रिलेटेड इज फॉर्मुलेटेड बाई। तो ये जो है आपका इंटरेक्शन मल्टीप्लायर और AC रिलेटेड का जो कंसेप्ट है, दोनों को एक साथ मिला दिया था, वो किसने किया था, आपके पाउल सैमुएल्सन के द्वारा किया गया था। तो अगर आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन, यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपके इनकम में क्या चेंज आया, दैट इज़ आपका मल्टीप्लायर। एक्सीलरेटर क्या होता है, तो सिम्बॉलिकली अगर हम एक्सीलरेटर को देखें तो आपको डेल्टा मतलब आपके जो है बीटा से डिनोट किया जाता है, और चेंज इन कंजम्पशन की चेंज होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया, दैट इज़ आपका एक्सीलरेटर है। क्लियर। तो अगर हम मल्टीप्लायर का जो पूरा कंसेप्ट अगर हम बात करें तो जो है याद रखिएगा, जो मल्टीप्लायर है उसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट से आपके जो है कितना इनकम में चेंज आता है। लिख सकते हैं आप, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम, ये आपका मल्टीप्लायर है। जबकि एक्सीलरेटर प्रिंसिपल में क्या होता है, चेंज इन आपकी कंजम्पशन या फिर चेंज इन इनकम, क्योंकि आपका इनकम से कंजम्पशन चेंज होता है, तो आप लिख सकते हो एक्सीलरेटर जो होता है चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। और फर्स्ट जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डेवलप करने वाले थे वो आपके RF खान थे। ठीक है, 1931 में इन्होंने डेवलप किया था, दैट इज़ उसका नाम क्या था, आपके एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। फिर बाद में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपके किन्स का देखते हैं। ठीक है, आपके इन्होंने जो डेवलप किया था वो उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, फिर बाद में आपके किन्स ने जो है आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है
वो आपके डेवलप किया था, ठीक है, जिसमें अभी आपको मैंने फार्मूला लिखा था ना कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, कैसे डिनोट करते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है ये आपके किसका है, याद रखिएगा, ये आपके किन्स का फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर बोलते थे कि अगर एमपीसी ज़्यादा होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ग्रेटर, तो मल्टीप्लायर भी आपका क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि जो लीकेज होता है, लीकेज के रूप में सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट, है ना, दैट इज़ लीकेज, ये आपके मल्टीप्लायर को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है, ओके। और जो है वैल्यू ऑफ जो मल्टीप्लायर लाई करता है, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें 1 to इनफाइनाइट के बीच में आपका लाई करता है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, ये भी बताया था आपके किन्स ने। अगर यहाँ पर आपके सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पूछता तो ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हिग्स के द्वारा। हिग्स ने जो है सुपर मल्टीप्लायर का जो है कंसेप्ट डेवलप किया था और इसको जो है मैथमेटिकली आपके कंबाइन किया था मल्टीप्लायर और एसिलरेटर को, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली पूछता तो आपका हिग्स होता है, पर यहाँ पर आपके क्योंकि आपके पीएचडी जब कर रहे थे आपके पाउल एंथनी सैमुएल्सन, तो इन्होंने आपके डिसर्टेशन किया था इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एसिलरेटर, तो ये आपके पाउल सैमुएल्सन का हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्ट इंक्रीज इन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये जो कंसेप्ट है वो किसका दिया हुआ है, तो ये आपके आरिफ खान, जो कि फर्स्ट टाइम मल्टीप्लायर का भी कंसेप्ट देते हैं, वो ये वाला भी कंसेप्ट आपके देते हैं कि अगर आप इनिशियली इंक्रीज़ करते हो तो जिससे मल्टीपल इंक्रीज़ होता है आपके टोटल एम्प्लॉयमेंट में, और इन्हीं ने दिया था आपके एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को, यही कंसेप्ट आपको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आपके JMI और साथ साथ आपके SCU को कवर करेगा। ये मॉक टेस्ट हमारा जो कि ऑलरेडी चल रहा है, 72 टेस्ट यहाँ पर रनिंग है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पर लगभग 2500 क्वेश्चन होंगे और 90 जो है प्लस हम लोग टेस्ट सीरीज़ देने का एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने 30 की बात की थी और हमने 50 टेस्ट सीरीज़ दिया था, 20 प्लस दिया था। और तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। पिछले बैच से हमारे इसी जो है मॉक टेस्ट से ऑल इंडिया रैंक 1 हनन जो है आई थी, और भी उसमें ऑल इंडिया सेकंड रैंक और आपके 15th रैंक, ठीक है। और आपके जो है बहुत सारे बच्चे JNU BHU जो है आपके HCU में सेलेक्ट हुए। जस्ट ₹350 में आप पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी ज्वाइन करिएगा, और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट MCQ को करेंगे। तो 13 क्वेश्चन है, द कंज्यूमर डिमांड कैन बी ऑब्टेन बाई। कंज्यूमर डिमांड कर्व कैसे मिलता है आपके प्राइस कंजम्पशन कर्व से, जबकि इनकम कंजम्पशन कर्व से आपका क्या मिलता है, एंजल कर्व, ठीक है। एंजल कर्व हमारा आपके इनकम कंजम्पशन कर्व से होता है। जैसे आपका एंजल कर्व में आप देखते हो वाई एक्सिस पे आपका इनकम होता है और एक्स एक्सिस पे आपकी कमोडिटी होती है। तो इनकम कंजम्पशन से एंजल कर्व डिराइव होता है और प्राइस कंजम्पशन कर्व से आपका जो है डिमांड कर्व डिराइव होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है द ओवरशूटिंग मॉडल और एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग हाइपोथेसिस वाज डेवलप्ड बाय, तो रूडी डॉर्नबुश के द्वारा ये जो है आपके किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्थर लुइस, ये आपके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आर्थर लुइस द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ लेस डेवलप्ड कंट्री इज़ अनलिमिटेड होता है। आपके लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो आपने पढ़ा भी होगा ना, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये किसका है, आर्थर लुइस का जो है थ्योरी था आपके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ अ कंट्री हैज़ अ लीनियर डाउनवर्ड PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देन प्रोडक्शन इज सेट टू बी हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा। तो आपको पता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हम इसका जो है स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो इस तरीके का हो जाता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, अगर MOC की वैल्यू अगर आपके डिक्रीज़ करे या फिर आपके जो है कम होने लगे, तो आपका जो कर्व होगा वो किस तरीके का होगा, आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वो आप देखोगे कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अगर यहीं पर आपका स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है, आप X एंड Y को प्रोड्यूस कर रहे हो विद देयर जो है आपके पर्टिकुलर इनपुट्स के साथ, तो आप देखोगे अगर यहाँ पर आपका MR
MOC जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो आपका जो है स्ट्रेट आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रेट रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से होता है। याद रखिएगा इंक्रीजिंग में क्या होता है, अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा तो कॉनकेव, अगर MOC जो है डिक्रीज़ करेगा तो आपका कन्वेक्स, अगर MOC जो है आपका कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड होगा। ऑप्शन नंबर इस वजह से आपका ए करेक्ट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल इज़ द फाउंडर ऑफ, तो याद रखिएगा रेसिप्रोकल डिमांड के जो है फाउंडर जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है एडम स्मिथ का है, ये आपके इंटरनेशनल की थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, एडम स्मिथ का है। और कंपैरेटिव एडवांटेज आपका याद रखिएगा कि डेविड रिकार्डो, ठीक है, डेविड रिकार्डो। और अभी जस्ट बताया था मर्केंटिलिज्म जो कि ज़्यादा फोकस करता था एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, तो ये जो है आपके 16 to 18 सेंचुरी में फेमस था, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ें बदलती हैं। तो ये आपके कुछ थ्योरी थी बेसिकली इंटरनेशनल की। नेक्स्ट है आपका इंट्रा ट्रेड रेफर्स टू, ठीक है। आपकी इंट्रा ट्रेड जो होगा इसमें हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 का, द टैरिफ विच मैक्सिमाइज कंट्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा टैरिफ जो कि आपके कंट्री का वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर रहा है, दैट इज़ ऑप्टिमम टैरिफ, ठीक है। टैरिफ आपके जो है आप देखते हो ना, टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कि आपके जब आपके देश में कोई कमोडिटी इंपोर्ट हो रही होती है तो उस पर लगाया जाता है। तो आपके प्रोटेक्शन वाला होगा, जब आप इंपोर्ट कम करना चाह रहे हो तो प्रोटेक्शन टाइप ऑफ टैरिफ कम करेगा। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स आप लगा के रखे हो, किसी दूसरे के लिए कम है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सबके लिए इक्वल है। ऑप्टिमम वो होगा जो कि आपके देश में वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करे, दैट इज़ ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैरिफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैकवॉश इफेक्ट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाई, तो ये याद रखिएगा कि गुनर मृणाल का जो है कंसेप्ट है बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ही एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ वन रीजन में हैम्पर द ग्रोथ ऑफ अदर रीजन, यानी अगर एक रीजन में ग्रोथ होता है तो दूसरे रीजन में क्या होता है, उसका ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ का ग्रोथ आपके हैम्पर होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके किसका है, गुनर मृणाल का है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को करते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा ये आपके CUET को भी कवर करेगा, ठीक है, CUET को भी कवर करेगा, SAU को के लिए भी आप देख लीजिएगा, और आप जो है JMI जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसके लिए भी ये कवर करेगा। और भी किसी का भी एग्ज़ाम हो रहा होगा स्टेट यूनिवर्सिटी का तो ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही ये हमें मतलब मिला था कि आप लोग जो है पेपर सॉल्व करवाइए, तो आपकी ही वजह से ये पेपर सॉल्व हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।